हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडी ऑफिशियल। तो आज से हम जनरल स्टडी से संबंधित एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे हम जनरल स्टडी को टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। और ये जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज जैसे लूसेंट, घटनाचक्र, दृष्टि, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सबको मिक्स करके टॉपिक वाइज बनाया गया है, ताकि आपको टॉपिक वाइज आपकी समझ तो बने। इसके अलावा परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका भी आपको आइडिया हो। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके सब्जेक्ट का क्रम ये रहेगा, पहले हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, तो इस तरीके से रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये डिस्कशन। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक मिलान करने को दिया गया है, जिसमें पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल का युद्ध दिया गया है, ताकि तथा उससे संबंधित ये व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जहाँ रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट और कर्टियर दिए गए हैं। तो ये मिलाप करना है। तो इसका आंसर जो है उसका आंसर है, आप चाहें तो अपने से मिलान कर सकते हैं। इसका आंसर है ये ए, मतलब इसका मतलब है कि पलासी युद्ध से संबंधित है रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था इससे संबंधित है वेंसीटाट, और बंगाल का युद्ध जो 1770 में हुआ था इससे संबंधित है कर्टियर। इससे संबंधित और जानकारी ये है कि जो पलासी का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि भारतीय इतिहास में ये युद्ध है। ये पलासी जो जगह है वो बंगाल में है। बंगाल में नदिया ज़िला है एक, यहाँ मुर्शिदाबाद से लगभग 22 मील दूर। नदिया ज़िले में गंगा नदी के किनारे एक शहर है पलासी, जगह है पलासी। वहीं पे ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो लड़ाई बंगाल के नवाब उस समय के सिराजुद्दौला, सबको पता होगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजी जो सेनापति थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच लड़ा गया था। और ये अंग्रेज़ों ने ये लड़ाई जीत ली थी और सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पलासी का युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में देखा, उसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वो थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, और नवाब सिराजुद्दौला को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका आंसर है ये हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में जो त्रिगुण बना था उस समय, जिसमें शाह आलम सेकंड, शाह आलम, आपको पता हो शाह आलम सेकंड थे, और इसके अलावा शुजाउद्दौला जो उस समय अवध के नवाब थे, और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ थे। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे कैप्टन हेक्टर मुनरो, और इसमें भी हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। और इस विजय के बाद से कहा जाता है कि अंग्रेज की वास्तविक पकड़ बंगाल पे हो गई थी। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें तो है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका ऑप्शन है 1757 से 67 तक, या फिर 1764 से 93 तक, या 1765 से 72, या 1760 से 1793 तक। देखिए इसका आंसर है 1765 से 1772 तक जो द्वैध शासन था वो चला था। दरअसल द्वैध शासन जो है, इसका मतलब होता है कि दो शासन, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ उस समय वहाँ के राजा थे। तो इसमें हुआ क्या था कि शक्तियों का बंटवारा दो तरीके से हो गया था। कुछ शक्तियाँ अंग्रेजों के पास थी, जैसे कि टैक्स कलेक्शन या वसूली करना, ये अंग्रेजों के पास थी, तथा लॉ एंड ऑर्डर को देखना, या फिर स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षा व्यवस्था देखना, ये राजा के पास थी। तो शक्तियों का जो बंटवारा हो जाता है, इसको द्वैध शासन बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2017 यूपीएससी में पूछा गया था कि द्वैध शासन का मतलब क्या है। इसका आंसर है 1765 में 1772 तक द्वैध शासन बंगाल में चला था। दरअसल संबंधित जानकारी कुछ ये भी है कि जो 12 अगस्त को इलाहाबाद की एक संधि हुई थी मुगल बादशाह के साथ, उसके बाद से द्वैध शासन यहाँ पे लागू कर दिया गया था। अगला सवाल है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर है हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया था। हैदराबाद ने दरअसल 1798 के सितंबर महीने में ये
संधि स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा अगर हम कुछ और जानकारी जानना चाहें जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे मैसूर ने 1799 ईस्वी में स्वीकार किया था, यही सहायक संधि। तंजौर ने भी तंजौर जो है तमिलनाडु में, इसने भी 1799 में ही स्वीकार किया था। इसके अलावा अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1803 में, और जो बरार क्षेत्र है उसने भी 1803 दिसंबर महीने में स्वीकार कर लिया था वेलेजली की इस संधि को। और ग्वालियर जो सिंधिया जिस पर राज कर रहे थे, तो जो सिंधिया थे ग्वालियर, वो 1804 में उन्होंने ये संधि स्वीकार कर ली थी। तो इसको आप क्रम वाइज भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर भी 1799, अवध 1801, पेशवा 1803, बरार 1803 और ग्वालियर 1804। ये बहुत बार ये क्रम पूछ देता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल तथा वायसराय था। 1857 में जब जो फर्स्ट वर्ल्ड जो पहला इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, इसके बाद अंग्रेजी जो कंपनी की सत्ता थी वो भारत से समाप्त कर दी गई थी और रानी की सत्ता भारत पे नाफिज कर दी गई थी 1858 एक्ट के तहत। और तभी जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके बाद उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग ही वो व्यक्ति था जो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था, और उसके बाद 1858 के एक्ट के बाद इसी को वायसराय बना दिया गया था। ये पहला व्यक्ति था जो भारत के गवर्नर जनरल भी था, यानी सबसे आखिरी गवर्नर जनरल, और पहला वायसराय था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला वायसराय कौन था या फिर आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो अगला क्वेश्चन है कि तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो तीसरा युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम में किया गया था, इसीलिए इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर है डलहौजी के द्वारा लागू किए थे। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अनेक राज्यों को अपने में विलय किया था, जैसे सतारा का सबसे पहले विलय किया था 1848 में। इसके अलावा जैतपुर का विलय किया था 1849 में। इसके अलावा संभलपुर का भी किया था 1849 में। बघाट का किया था 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी को किया था 1853 में। और नागपुर को किया था 1854 में। इन सब जगहों को हड़प नीति के तहत अपने में मिलाया गया था अंग्रेजों द्वारा। इसके अलावा जो अवध का विलय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अवध का विलय था ये 1856 में हुआ था, और अवध का जो विलय हुआ था वो हड़प नीति के तहत नहीं, वो दरअसल कुशासन का आरोप लगा करके कि अवध में अच्छे से शासन नहीं चल रहा है, इसका आरोप लगा करके इस पे अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था फारसी में, इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दरअसल गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा। जफरनामा का मतलब होता है विजय पुत्र, इसका मतलब होता है विजय पुत्र। दरअसल गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। ये जो जफरनामा है वो जो 10वें ग्रंथ का एक भाग है, इसीलिए इसकी भाषा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इसकी भाषा है वो फारसी है। आपको पता होगा मुगल राज्य में फारसी सबसे उच्च भाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरीके से कह सकते हैं इसको माना जाता था। तो जो जफरनामा था वो किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, और फारसी भाषा में है ये। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ये देखिए क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये
लॉर्ड डलहौजी था जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी, और इसी के समय में 1853 में रेलवे की भी शुरुआत हुई थी मुंबई से थाने के बीच में। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरू की थी। तो ये हिस्ट्री से संबंधित सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जो है ज्योग्राफी से संबंधित। तो ज्योग्राफी से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ये जो हमारा पूरा प्यारा भारत है ये किस द्वीप का अंग है, किसी न किसी द्वीप से बना है। तो ये जो हमारा भारतवर्ष है ये जम्बू द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बारे में अगर कुछ और जानकारी देखें तो जम्बू द्वीप 7 जो द्वीप हैं उनसे मिलकर बना है, जिसमें 7 द्वीप का नाम है पलक्ष एक द्वीप है, शालमल द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाक और पुष्कर, इन सारे द्वीप में। लेकिन जो हमारा भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में। जो ग्रीक लोग थे वो अनेक भारतीय जो नदियां थी या राजा थे या जो शहर थे उसको अपने भाषा में नाम रखते थे। जैसे पाटलिपुत्रा को ग्रीक भाषा में पालीबोथा भी कहा गया है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, पालीबोथा भी कहा गया है। इसके अलावा मथुरा को बहुत जगह ग्रीक भाषा में मेटोरा कहा जाता था। जबकि बल्ख जो क्षेत्र है उसके लिए बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रीक भाषा में। तो भारत में जो इंडिया शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो ग्रीक भाषा में हुआ। दरअसल ये इंडस नदी, जो भारत में यहाँ पे इंडस नदी बहती है, उसके आधार पर उसके बगल में रहने वाले लोग के लिए ग्रीक्स ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है ये बताना है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है ये भारत की मुख्य भूमि है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे द्वीप भी, जैसे अंडमान निकोबार है या फिर यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत का मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम सीमा क्या है। तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा ये हो गई, और इसका जो उत्तर की सीमा हो ये है, पश्चिम की सीमा ये यहाँ से शुरू होती है, और पूरब की यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू होती है। तो पूछा है कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है। तो दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 8 डिग्री से शुरू होता है और ये यहाँ तक 37 डिग्री तक जाता है। तो ये भारत का जो दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। चूँकि भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, जैसे अगर हम पृथ्वी को ऐसे बांट दें तो भारत का स्थान ये है, अगर ये इक्वेटर है या फिर तो ये भारत का स्थान है, भारत यहाँ पे है, यानी भारत इसके ऊपर, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत का जो मुख्य भूमि है वो 8-10 जो शुरुआत होता है दक्षिण से, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो ये है अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय आधारित है। जो भारत का मानक समय है, मानक समय मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो क्या है। तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसे ये जो टाइम लाइन होता है, जैसे पृथ्वी हो गई, इसको जो नॉर्थ से साउथ जो रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखा है, उसको देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन से समय पे टाइम क्या होगा, क्योंकि सन की जो लाइट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, क्योंकि पृथ्वी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो भारत का जो टाइम जोन है, तो सबसे पहले भारत में सूर्य किरण यहाँ पड़ती है, जबकि सबसे लास्ट में यहाँ पड़ती है। लेकिन जो भारत का टाइम जोन माना गया है, कि स्टैंडर्ड माना गया, वो ये माना गया है, ये 82 डिग्री और 30 मिनट है, यानी 82.5 डिग्री। ये जो है ना, ये इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहाँ से गुजरता है, और ये एक्चुअल बताता है कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे भारत का मानक
समय आधारित क्या है, तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे है, तो ये बहुत फेमस यहाँ पे इलाहाबाद है। इलाहाबाद में के समीप एक नैनी जगह है, यहाँ से ये भारत का मानक समय गुजरा है। तो भारत का जो स्थानीय समय है वो इलाहाबाद के समीप स्थित है। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम क्या होता है। दरअसल ये है हमारी पृथ्वी है, और इस पर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं, चूँकि पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है, चूँकि शून्य के तरह है, तो इस पर हर एक डिग्री पे जब ये लाइन खींची गई तो ये 360 लाइन खींची गई है। तो जो बीच में जो लाइन 0 पे खींची गई है वो गुजरती है ग्रीनविच, एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से, तो इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो जो टोटल लाइन खींची गई है वो टोटल लाइन है 360। तो जो हमारा सन है वो 24 घंटे में ये पूरी पृथ्वी को कवर कर लेता है उसकी लाइट। तो 360 अगर डिग्री है तो इसको पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको करें तो 1 घंटे में इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 360 से तो ये हो जाएगा 15, यानी 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री ये पृथ्वी पे घूमता है। यानी 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो जो भारत का जो टाइम जोन है वो है 82.5। ठीक है। एक सेकेंड, जो भारत का मेन है, जैसे भारत का जैसे यहाँ पे गुजरा है ये 82.5 है, और जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 0 से शुरू होता है। तो 82 और 0 के बीच में जो टोटल है वो 82.5 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट के आसपास बनता है। तो 330 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो ये लगभग होता है 5 घंटे 30 मिनट। तो जो इंग्लैंड ग्रीनविच मीन टाइम यानी इंग्लैंड से जो भारत का टाइम जोन का अंतर है वो लगभग 5 घंटे 30 मिनट का है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर इंग्लैंड में, यानी भारत 5.5 घंटे आगे है इंग्लैंड से, यानी अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं दिन के तो भारत में 5:30 हो रहा होगा शाम का। यानी अगर इंग्लैंड में कोई मैच 12 बजे से शुरू होगा तो भारत में वो 5:30 बजे टीवी पे दिखाई देगा, यानी भारत में उसी समय 5:30 बज रहे होंगे। तो ये है पूरा कंसेप्ट। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत का दूर दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है। तो जो भारत का दूर दक्षिणी भाग है वो जो विषुवत रेखा से ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इसको जो बीचों बीच पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची गई है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है। तो इक्वेटर, तो भारत तो 8 डिग्री पे, यहाँ पे 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। तो इसके नीचे यहाँ से कहीं से 0 गुजर रहा है, यानी यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा होगा। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इक्वेटर से भारत का जो सुदूर दक्षिण है, भारत का सुदूर दक्षिण ये नहीं है, ये तो भारत की मुख्य भूमि है। भारत का सुदूर दक्षिण ये अंडमान निकोबार वाला एरिया है, जिसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो भारत से तो इक्वेटर से इसकी मेन जो दूरी है वो दूरी है लगभग 876 किलोमीटर, यानी इसका आंसर होगा सी 876 किलोमीटर। और इस जगह को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो जो अगला क्वेश्चन है ये था पहले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा, यानी भारत की स्थलीय सीमा, इसका मतलब ये जो भारत का जो समुद्री सीमा हो गई, स्थलीय सीमा यहाँ ये गुजरात के जो पाकिस्तान सटा ये पूरा एरिया लेकर के ये जितने ये म्यांमार होते हुए हैं बांग्लादेश, तो ये है स्थलीय सीमा भारत की। तो भारत की स्थलीय सीमा कुल है एक्चुअली डिस्टेंस है वो 15,106 किलोमीटर के आसपास है।
पर यहाँ जो सबसे नज़दीक दिया 15,200 किलोमीटर, तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल स्थलीय सीमा। ये वाला सीमा जो मैंने अभी आपको बताया, ये कुल इसमें कुल इसके अंतर्गत कुल 17 राज्य आते हैं और ये लगभग ये कुल 7 देशों के साथ इसकी सीमाएं टच करती है, जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। 17 राज्य हैं उसमें और उसके अंतर्गत आते हैं और 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि द्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, यानी जो भारत के द्वीप समूह हैं, ये हो गया भारत के स्थलीय सीमा जो अभी हमने देखा 15,000। तो क्या है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की जो तट रेखा है ये है भारत की तटीय रेखा, इसकी लंबाई प्लस ये जो द्वीप है भारत के, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, तो इन सबको मिला के भारत की टोटल लंबाई कितनी है। तो जो भारत की टोटल लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। इसका मतलब ये आंसर 7516.5 किलोमीटर, इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर ये केवल इसकी सीमा पूछे कि भारत की स्थलीय जलीय सीमा कितनी है द्वीपों को हटाकर, तो ये लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और जब इसको मिलाया जाता है तो ये 7516 किलोमीटर हो जाता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण यानी कभी भी इस मैप में ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं यानी, और इसको साउथ, इधर वाले को ईस्ट जो राइट हैंड पे है, और जो लेफ्ट हैंड पे आपका होगा उसको बोलते हैं वेस्ट। तो भारत की ये आपको पूछा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भारत की लंबाई कितनी है, सीधी रेखा होगी। तो ये भारत की कुल लंबाई है 3234 किलोमीटर, जबकि भारत की जो पूरब से पश्चिम यानी यहाँ से अगर यहाँ तक का देखा जाए पूरब से पश्चिम की लंबाई ये है 2933 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर, जबकि 2933 किलोमीटर ये जो दिया हुआ है ये पूरब से पश्चिम तक की लंबाई को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम शुरू करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, ठीक है ना, उसका प्रावधान क्या था। तो इसमें से प्रावधान ये सारे दिए गए हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया था 1997 में। तो जो पूना उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस बनाए जाने की बात की गई थी, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, या निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण देने की बात की गई थी। तो इसका आंसर है ये कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ये है कि पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता भी कहा जाता है, ये बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये हुआ था आपको पुणे में यरवदा जेल, उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, यरवदा सेंट्रल जेल में ये हुआ था। और इसकी जो तारीख थी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, वो थी 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में जो दलित वर्ग था, चूँकि बी आर अम्बेडकर इस पक्ष के थे कि इनके लिए जो दलित वर्ग है उनके लिए अलग से निर्वाचन किया जाए, जैसे मार्ले मिंटो एक्ट जो 1909 का था जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, वैसा ही बी आर अम्बेडकर चाहते थे। और रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो भी चाहते थे कि उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, लेकिन गांधी जी ने उसका विरोध किया और पुणे में एक भूख हड़ताल के इसको जो बाद में जो समझौता हुआ उसी को पुणे समझौता कहा जाता है। इसके तहत जो विधानमंडल जो आरक्षण की बात की गई, तो जो विधानमंडल में सीटें पहले 71 थी वो उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया। ठीक है, और इसमें 18% का रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई दलितों के लिए। तो इसका आंसर है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गया था। ये जैसा हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था, इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1757 की लड़ाई, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ब्रिटिश, ये देखिए एसएससी में पूछा गया था, उसके बाद ब्रिटिश ये समझ गए थे कि ये भारत पे अब अगर सत्ता बनाए रखनी है तो हमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसी के तहत 1858 में जो एक्ट बना उसके तहत कंपनी का शासन ट्रांसफ़र कर दिया गया महारानी, यानी अब इंग्लैंड का डायरेक्ट शासन हो गया भारत पे। और वो भारत सरकार अधिनियम 1858 था और इसी के तहत जो गवर्नर जनरल का पद होता था वो ख़त्म करके वायसराय बना दिया गया। और आप अभी कुछ देर पहले जो हमने डिस्कशन किया कि लॉर्ड कैनिंग जो थे, कैनिंग, वो भारत के पहले वायसराय बने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश मतलब होता है ऑर्डिनेंस, तो जो कि आज भी भारत के संविधान में ये है आर्टिकल 123 के तहत शायद आज भी भारत में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसके तहत अध्यादेश लाया जाता है। तो खैर भारत में किस अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी, तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था उस समय का, जो वायसराय थे, वो अध्यादेश का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 का था, उस भारत के जो इतिहास था उसमें एक युगांतकारी महत्वपूर्ण घटना है ये, तो जहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। और ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो 1935 अधिनियम बना, लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, जो लिनलिथिगो भारत के वायसराय थे उनके समय जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो, या क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर है ये जो अगस्त प्रस्ताव है लिनलिथिगो का, ये यानी इस समय ये प्रस्ताव लाया गया था। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से होना चाहिए, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह पहली बार यही लिनलिथिगो ने ही स्वीकार किया था। और ये प्रस्ताव जो आया था वो 8 अगस्त, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ठीक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें प्रभुत्व का जो दर्जा था वो प्रदान किया गया था, मतलब इसमें भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी की बात नहीं की गई थी, तो इसको कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। लेकिन ये लिनलिथिगो के समय में ये आया गया था। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1773 ईस्वी में किया गया था। मतलब इसका उद्देश्य था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। और इसी अधिनियम के तहत 1773 में ब्रिटिश सांसद ने इसको पास किया और 1774 में इसको लागू कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग थे जो भारत के जो उस समय गवर्नर जनरल बने थे इसी अधिनियम के तहत। जो अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो जो भारत के जो गवर्नर, एक सेकेंड, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो इसका ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1786 का
एमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? इसका आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। दरअसल 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1786 में उसी को अमेंड करके एक एक्ट बनाया गया था। इसको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसमें गवर्नर जनरल को समिति का जो निर्णय था उसको अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। इस अधिनियम के तहत जो मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में, मतलब जो मुख्य सेनापति होते थे उनकी शक्ति भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, ये पूछा गया है 38वीं बीपीएससी में। तो इसका आंसर है 1877 में किया गया था। इस समय लॉर्ड लिटन थे और दरअसल जो महारानी विक्टोरिया थी इनको 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का की महारानी बनाया गया था और 1877 में इनको भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इनको बेहद ही उदार विचारों का माना जाता है, ऐसे कई राइटर्स ने लिखा है। लेकिन भारत के संदर्भ में तो इनका जो इतिहास राज्य के उस समय भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, तो ये कहना मुश्किल है। खैर, जो अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया, ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? 1858 में दरअसल बहुत सारी बातें की गई थी कि ये चीज़ें भारतीयों को दी जाएंगी, बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। तो एक्चुअली सबको तो ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया, पर कौन सा पूरा किया ये क्वेश्चन है। पहला है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाए। दूसरा है कि देसी राजाओं की यथास्थिति बनाई रखी जाए। भारतीय और यूरोपीय सभी प्रजा को सामान्य व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ये वाला, यानी देसी राजाओं की यथास्थिति बनाई रखी गई। और ये स्थिति ये इसलिए दी गई ताकि एक बफर जोन बनाया जा सके, ताकि कभी भी अगर भारतीय विरोध करें तो इनके माध्यम से उनके गुस्से को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए ये अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि बाकी सब ये जितनी भी चीज़ें हैं कि भारतीय यूरोपियों को एक समान व्यवहार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहा। सेना में अंग्रेज ही ज़्यादा थे, बड़े बड़े पदों पे अंग्रेज ज़्यादा थे, और सामाजिक और धार्मिक में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी हुआ। तो एक यही ऐसी स्थिति थी जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका आंसर है ये पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य ये था। दरअसल ये जो मिंटो मार्ले सुधार ये 1909 में आया था। ये हालांकि बहुत हानिकारक साबित हुआ बाद में भारत के लिए। ये जो लॉर्ड मिंटो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे, और जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अगला सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर देखिए, पहले से ये जो हरा है यही आंसर है। 1909 में अभी हमने इस पर जो डिस्कशन किया, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। और इसमें मुस्लिमों के लिए अलग पृथक मतलब अलग से चुनाव की व्यवस्था कर दी गई थी, और उसकी वजह से भारत में और ज़्यादा जो खाई थी हिंदू मुस्लिम वो बढ़ गई, और उसका अंत 1947 का जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उसमें देखने को मिला। तो हम देखते हैं, ये था। अब हम इकोनॉमिक्स के सेक्शन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर कैसा है? अर्थव्यवस्था नहीं, इकोनॉमिक्स के कई नेचर हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शैली है वो मिश्रित है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो बहुत जो सेक्शन जो सरकार कुछ चीज़ों पे कुछ चीज़ों को सरकार चलाएगी, और कुछ चीज़ों में को निजी तौर पे चलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो BSNL जो है वो सरकार चलाती है, जबकि जो जियो है वो
पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है या फिर एयरटेल अजीत भारती की कंपनी है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर सब कुछ सरकार ही करे, ये प्राइवेट कंपनी नहीं रहे, तो इसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार द्वारा कोई भी चीज़ नहीं चलाया था, सब कुछ प्राइवेट सेक्शन द्वारा चलाया था। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी जहाँ सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। लेकिन अब कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि बहुत सारी चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है। ये 1992 का LPG रिफॉर्म हुआ था मनमोहन सिंह के समय। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तब से भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में काउंट की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका है कि अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, एक तरीके से एक मेटाबॉलिज्म होना चाहिए और जो मतलब म्यूचुअलिज्म होना चाहिए, और अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योग का सह अस्तित्व। अभी हमने पिछले में क्वेश्चन में देखा जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व बना रहा है, जो हम एग्जाम्पल दिए BSNL और जियो का, या फिर जो IOCL है, या फिर जो अंबानी का रिफाइनरी है या अडानी का रिफाइनरी है। तो ये सारी चीज़ें एक सह अस्तित्व है जहाँ सरकार भी है और निजी क्षेत्र भी है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, फिर बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अर्थव्यवस्था। जो अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किन इस पैरामीटर पर होती है? पिछड़े राष्ट्रों के रूप में होती है, या फिर विकसित राष्ट्र के रूप में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में होती है? तो जो भारत की गिनती होती है विकासशील, यानी भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री से मतलब ये है कि भारत वो देश जहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे पॉवर्टी, ठीक है, इलिटरेसी मतलब अशिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें किसी देश ने अगर 0 से 100 तक मान लीजिए तो सुधार किया है और लगातार सुधार कर रहा है, पर अभी तक 100 की स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो उस स्थिति को बोलते हैं विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्री। जो कि पिछड़े राष्ट्र का मतलब है कि ये सारी चीज़ें उस देश की सोसाइटी में ही बनी हुई है और जैसा पहले थी वैसी ही अभी बनी हुई है, तो वो पिछड़े राष्ट्र में होते हैं। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे, जैसे कॉन्गो, सोमालिया, ये डेवलपमेंट में ही बहुत पीछे हैं। जबकि डेवलपिंग नेशन में जैसे कि भारत हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या फिर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक है। तो ऐसे राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। जबकि विकसित राष्ट्र जो ऑलरेडी इन सारे पैरामीटर्स पे आगे निकल चुके हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, या फिर अब तो आप कह सकते हैं चाइना भी। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ठीक है, सकल राष्ट्रीय मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल GDP। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र करता है भारत की अर्थव्यवस्था में? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे कि होटल्स हो गए, या फिर ये जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, या फिर जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, विश्व में इसका एक अच्छा स्थान आता है। IT भारत लगभग $150 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है हर साल। तो भारत का जो तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है। 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार लगभग 55% जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का है। जबकि द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है, जैसे ट्रेन बनते हैं या जहाँ आर्म्स बनते हैं या गाड़ियाँ बनती हैं, वो होता है द्वितीय क्षेत्र। इसका जो योगदान था वो था 29.6% 2019-20 में। और जो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आती है वो था लगभग 16.5% के आसपास।
तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे एक मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ, एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर हम एक फिगर से समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल बनाते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को इसको 3 मान लें, और ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ये होता है टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। तो अगर अर्थव्यवस्था इस तरीके से है, ठीक है, कि आपका तृतीय क्षेत्र बढ़ रहा है, बड़ा है, सेकेंडरी क्षेत्र उससे बड़ा है और प्राइमरी सबसे छोटा है, तो ये एक डेवलपिंग यानी एक अच्छा संकेत माना जाता है, जहाँ सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, फिर प्राइमरी सेक्टर है। तो भारत की इकोनॉमी को अगर बांटा जाए तो लगभग इसी तरीके से है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर है, मतलब तृतीय क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र। हालांकि ये द्वितीय क्षेत्र है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जिसमें भारत अभी बहुत पीछे है, तो उसको भारत को और आगे करने की ज़रूरत है। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी किस अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है कि मुद्रास्फीति पूर्णतः जहाँ नियंत्रित हो यानी महंगाई, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात जहाँ पे होता है, या फिर न तो निर्यात होता है न तो आयात होता है। तो ये है आंसर सी। क्लोज्ड इकोनॉमी के से मतलब होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी जो, जैसे ये इकोनॉमी है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो। जैसे एक समय में खासकर 1925 से लेकर 1991 के आसपास तक या 90 के आसपास तक जो सोवियत यूनियन था, USSR, ये एक तरीके की क्लोज इकोनॉमी थी, जो जहाँ ना निर्यात होता था ना आयात होता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम ऐसी स्थिति नहीं, अब यहाँ पे एक देश दूसरे देश से कुछ बेचता है तो दूसरे देश से कुछ खरीदता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बहुत बढ़ गया। लेकिन तो इसलिए क्लोज इकोनॉमी का कंसेप्ट इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में बहुत मुश्किल है। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ ना निर्यात होता हो ना आयात होता हो। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ना हो। तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। अच्छा, जैसे आज के डेट में क्लोज इकोनॉमी होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हमें जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत को अगर ट्रेन बनानी है, सपोज कीजिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस बनानी है हमें, ठीक है, तो इसके लिए जो स्टील है, जो क्वालिटी वाला स्टील है, ये हम चाइना से ख़रीदते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपना चाइना को जो कि हम चाइना को सॉफ्टवेयर बेच देते हैं, तो एक तरीके से ये खुला बाज़ार है। और भारत की इकॉनमी पूरी तरीके से ओपन हुई थी, मतलब ओपन होना शुरू हुई थी 1991 से, ये इकोनॉमिक्स में हम सब ने पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, ठीक है, ये मतलब भारत को कैसे परिभाषित किया जा सकता है इन सारे स्टेटमेंट्स के आधार पे। तो पहले भी, जैसे मुझे पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में आया, तो कभी क्वेश्चन को आराम से पढ़ें कि क्या कह रहा है कि भारत, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया, यानी भारत को परिभाषित करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अब इसको समझिए, खाद्य की कमी भारत में है नहीं, क्योंकि 1966 से हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन में तो खाद्य की कोई कमी नहीं है। ये देखते, एक व्यापार अधिक, क्या हमारे पास व्यापार बहुत ज़्यादा है दुनिया के मुकाबले? तो ऐसा नहीं है। अभी हम वर्ल्ड ट्रेड में शायद 2% या 3% के आसपास है भारत की भागीदारी, तो बहुत कम है। एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं, अभी हमको बहुत सारी FDI की ज़रूरत है ताकि भारत में डेवलपमेंट हो सके। $80 बिलियन के आसपास भारत FDI प्राप्त करता है, जबकि ये उम्मीद है कि बढ़ के 150 बिलियन डॉलर हो जाए। तो भारत में क्या है, एक श्रम अधिक, यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो भारत को इसके रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास, किसी देश का जो आर्थिक विकास वो निर्भर करता है किन किन चीज़ों पे, ठीक है।
तो ये एसएससी का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। इसमें ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, या फिर ये उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें प्राकृतिक संसाधन की तो ज़रूरत होती है, जैसे बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, या फिर फूड आइटम्स, या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ पे कोल है, या फिर गैस है, या फिर मान लीजिए गोल्ड है, ये जिस जगह होगा वो देश डेवलप करेगा। पूंजी निर्माण मतलब जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता हो, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी रॉ मटेरियल से हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और ये प्रोडक्ट हमने दुनिया को बेच दिया, तो इससे हमें कैपिटल मिला। तो जहाँ पूंजी का निर्माण होता हो, जहाँ बाज़ार का आकार हो, जो परचेजिंग और ख़रीदने और बेचने का जो बाज़ार है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट है, अगर उसका आकार ठीक है तो वो भी निर्भर करता है कि विकास, आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा। तो आर्थिक विकास इन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ इसे यहाँ पे दे दिया है, ये हरा हो चुका है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दरअसल ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर और आसान भाषा में समझे तो जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसका जो इंटरनेशनल इकोनॉमी यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसके साथ अगर इसका वो हो जाए, एकीकरण हो जाए, तो इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि सॉफ्टवेयर यहाँ, ये जैसे सपोज कीजिए भारत है, तो भारत के बेंगलोर में सॉफ्टवेयर बना, लेकिन यहाँ अमेरिका है, तो यहाँ पे वाशिंगटन में हम यहाँ से सॉफ्टवेयर बेचते हैं। जबकि यहाँ कोई फ़ोन बने, से एप्पल का मोबाइल बना, तो इसको हम यहाँ नई दिल्ली में यूज़ करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। भारत के लोग यहाँ इसरो नासा में काम करते हैं, जबकि अमेरिका के बहुत सारे लोग यहाँ पे बेंगलोर में काम करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से मिल गई है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके साथ एकीकरण हो जाना। ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे क्या क्या अभिप्राय है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इसका आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें जो बाधाएं आती हैं उसको समाप्त करना है वैश्वीकरण। जैसे कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है, फिर एक देश कई देशों के साथ व्यापार करना चाहता है, या फिर सब देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं, तो इसमें जो जो बाधाएं आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, टैरिफ का प्रॉब्लम है, या फिर किसी देश में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई देश कोई चीज़ नहीं बेचना चाहता है, ठीक है ना, तो इन सारी बाधाओं को जब दूर किया जाता है, उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जिस दिन ये सारी बाधाएँ ख़त्म हो जाएंगी, जैसे अभी भारत में अगर कोई ऐसी कार बना के बेचना चाहिए, जैसे सपोज कीजिए टेस्ला भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो होता है चाइना में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर अमेरिका चाहे, यानी एलन मस्क जो इसके मालिक हैं, अगर वो चाहे कि हम भारत में टेस्ला कार बेचना चाहते हैं, तो जब वो चूँकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, तो भारत में जब टेस्ला कार बेचेंगे तो भारत इस पर हैवी ड्यूटी लगाएगा, ताकि टेस्ला कार की जो दाम है वो महंगी हो जाए, और भारत में उसकी बिक्री मतलब इसका जो सेल है उस पर असर पड़े। भारत इसलिए करेगा ताकि भारत के जो अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कंपनी, जैसे महिंद्रा, टाटा, होंडा, हुंडई, जितनी भी कंपनियां हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग को निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो। क्योंकि जब कोई कंपनी भारत के अंदर रह के, किसी देश के अंदर रह के मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहीं से स्टील खरीदेगी, वहीं से आदमी को नौकरी मिलेगी, वहीं से रबर खरीदेगी, वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो इससे एक देश को ओवरऑल इकोनॉमिक तरक्की होती है। लेकिन केवल बाहर कोई प्रोडक्ट बना के अगर भारत में बेच दे, तो इससे भारत ना कुछ सीख पाएगा, और भारत में जो इकोनॉमिक तरक्की है वो सारी रुक जाएगी, तथा अन्य कंपनियों को इससे नुकसान होगा। तो ये एक तरीके की बाधा है, ठीक है ना। तो इन बाधाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया ही ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी व्यापार होते हैं एक देश से दूसरे देश में, उसमें जितनी भी बाधाएँ आती हैं वो ख़त्म हो जाए ना। अब हम बायोलॉजी सेक्शन को देखेंगे। तो जो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है वो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान का जो यानी बायोलॉजी, इसका प्रयोग सबसे पहले
लैमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था, ठीक है। जो ये किया था दरअसल 1801 में, 1801 में इसका प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था। तो ये चीज़ें याद करने की है, ये आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या पुरकिंजे। तो इसका मेन आंसर है अरस्तु जाने जाते हैं। अरस्तु दरअसल एक ग्रीक दार्शनिक थे, फिलोसफर, और इनको अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ये ग्रीक के थे और 384 BC यानी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 384 ईसा पूर्व काश में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान की बात की थी, तो इसलिए इनको जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञानी, जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है अरस्तु। इनको जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। दरअसल इन्होंने सबसे पहले पौधा और जंतुओं के बीच विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, और इसी के बाद जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है उसका ज्ञान बढ़ता गया और उसकी तरक्की बढ़ती गई। तो सबसे पहले इन्होंने किया था, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है वनस्पति शास्त्र, ठीक है। वनस्पति शास्त्र यानी वनस्पति शास्त्र को अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं, BOT, बॉटनी, ठीक है। इसका जनक कौन है, ठीक है ना? तो बॉटनी का जनक माना जाता है, ये सारे ऑप्शन है, तो थियोफ्रास्टस को माना जाता है बॉटनी का जनक। और जो वनस्पति विज्ञान है उसमें जो प्लांट होता है, पादप, उनका अध्ययन किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक अरस्तु, थियोफ्रेटस, हिप्पोक्रेट्स और गैलन, इसमें से किसको कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। दरअसल चिकित्सा शास्त्र जो है वो आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है जहाँ पे अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ करने की प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए इसको चिकित्सा शास्त्र बोलते हैं। अगला है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली और ग्रीक। तो इसका आंसर है ग्रीक। दरअसल ग्रीक सबसे प्राचीन, एक तो जो ग्रीस था वो प्राचीन सिविलाइजेशन है और वो भाषा भी है, तो ज़्यादातर चीज़ ग्रीक में हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा में हुई है। इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान या प्लांट साइंस भी इसको कहते हैं। जो अगला है कि हिस्टीरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक परीक्षा में SSC या फिर इन सब में पूछे जाते हैं। तो जो हिस्टीरिया प्लेटिनम पुस्तक है, इनके लेखक थियोफ्रेट्स हिस्टीरिया प्लेटिनम के पुस्तक के लेखक हैं। थियोफ्रेट्स जो है ना वो ग्रीस, जो ये ग्रीक या ग्रीस बोले, ग्रीस जो यूनान है, यूनान जिसको बोलते हैं, ग्रीस के ही एक दार्शनिक थे। और इन्होंने इन्होंने 380 ईसा पूर्व के आसपास ये चीज़ें बताई थी। 380 ईसा पूर्व के आसपास ये नाम दिया था, 380 ईसा पूर्व। हाँ, अगला है कि हिस्टीरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? वही सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है। हाँ, क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो अभी हमने देखा था कि चिकित्सा शास्त्र के जो जनक थे यानी हिप्पोक्रेट्स, तो इन्हीं के शपथ दिलाया जाता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। चिकित्सा ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है वो हिप्पोक्रेट्स बोला जाता है। तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ इनको दिलाई जाती है। इसमें बताया जाता है कि हमें कैसे लोगों की सेवा करनी है और कौन कौन से एथिक्स हैं, कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिनको पूरा करना है। अगला वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है, जो, तो इसका आंसर है, जहाँ जीवनधारी की बात की जाती है, तो ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर है जीव विज्ञान। इसमें सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है
जूल। जूल कार्य का मात्रा कहलाता है और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किस चीज़ का मात्रक है। तो लाइट ईयर ये दूरी का मात्रक है, ये डिस्टेंस को बताता है। लाइट ईयर का मतलब नहीं, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में लाइट जितना ट्रेवल करती है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते मतलब प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डिस्टेंस में देखें तो 1 लाइट ईयर, ठीक है ना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है, अगर 1 लाइट ईयर का मतलब 1 लाइट ईयर को अगर हम मैथमेटिकल देखें तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। ये होता है मीटर। 1 लाइट ईयर का मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर में लाइट इतना ट्रेवल करती है, ठीक है। ये अगर किलोमीटर में चेंज कर दे तो ये देख लीजिएगा, 3 जीरो घटा दीजिएगा। तो इस तरीके से तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, वो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी के नहीं, डिस्टेंस का। तीसरा कि कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, मतलब जड़त्व यानी इनर्शिया का माप कौन सी मात्रा है, तो उसका आंसर है द्रव्यमान, सी। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, ठीक है ना, जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। यानी सरल भाषा में अगर हम इसको समझे तो द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता बताता है, ठीक है ना। तो जड़त्व का माप कौन सा है, द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात की जा रही है और इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा, ठीक है। द्रव्यमान है। क्वेश्चन है वो है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको इससे मैच करना, ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं। तो पहला है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। और सूची 2 में मतलब यहाँ मान लीजिए तो मैक है, एंगस्ट्रॉम है, पास्कल है और जूल है। तो जो इसका आंसर तो जो उच्च वेग है, ठीक है, तो इस उच्च वेग का होता है मैक संख्या, तरंग दैर्घ्य कम होता है एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, जो दाब होता है वो होता है पास्कल और जो ऊर्जा होता है वो होता है जूल में। तो इसका आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी सेम यही काम करना है, मिलाना है। तो इसमें जो है वो है कि जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी दी गई है और इसमें दिया गया है धारा, सामर्थ्य, कार्य और विभवांतर और ऊष्मा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, जो जूल होता है वो कार्य से संबंधित है, यानी ए का 3 हो जाएगा। जो एम्पियर है वो धारा को बताता है, यानी बी का 1 हो जाएगा। जो वाट है वो सामर्थ्य को बताता है, यानी सी का 2 हो जाएगा। और जो वोल्ट है वो विभवांतर को बताता है, यानी डी का 4 हो जाएगा। और ई यानी कैलोरी जो है वो ऊष्मा को बताती है, ई का 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री से, और ये है कि अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है कि एक ही प्रकार
कि परमाणु निम्न में से एक ही प्रकार निम्न में से किस में मिलता है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से यह है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व और कोई नहीं, तो प्राकृतिक तत्व में से मिलेगा जहाँ एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा, ठीक है ना। प्राकृतिक तत्व में से जो अगला क्वेश्चन वो है ये अगला, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक की बात करते, ये होता है कंपाउंड यानी यौगिक। यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बनाते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझना चाहें तो NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो चूना पत्थर होता है जिसको हम CaCO3 बोलते हैं, ये सारे यौगिक है। दो से एक मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ। क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने पे क्या बनता है, तत्व यौगिक मिश्रण या गैस। तो इसका आंसर होता है मिश्रण बनता है। जैसे एग्जाम्पल है कि चीनी और नमक को मिला देंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। या फिर अगर लकड़ी का किसी बुरादा को अगर हम लोहे से मिलाएं तो ये एक तरीके का मिश्रण है। मिश्रण भी दो तरीके का होता है, एक होता है समांगी जहाँ एक ही तरह के तत्व को मिलाया जाता है, एक होता है असमांगी जहाँ दो अलग अलग तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है अधातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातु मत, तो उसको बोलते हैं उपधातु यानी मेटलाइड। वैसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए उसको उपधातु या मेटलाइड कहते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः ये। अगला क्वेश्चन है कि, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ऑप्शन है टीन, कॉपर, लेड और निकल। तो इसका आंसर है लेड। लेड यानी सीसा, ठीक है। एक तरीके का धातु है, ये शुरू में काटने पर सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन जब इसमें हवा का स्पर्श होता है तो स्लेटी कलर का हो जाता है। सामान्यतः पे यही देखेंगे। इसके कई प्रयोग हैं, जिसे इमारत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो बंदूक की गोलियां होती है इसको भी बनाने में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिस्कशन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा अगर इससे संबंधित कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम उसके अनुसार इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।